नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति सिंह। इस वक्त की अहम खबरों के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले बात कोविड महामारी से बचाव की। कोविड मरीजों की संख्या फिर बढ़ रही है। संसद टीवी आपसे अपील करता है कि आप कोई भी कोताही ना बरतें, सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही हाथों और मुंह को साफ रखें। और अब एक नजर हेडलाइंस पर। पहली मई से 18 साल से ऊपर के सभी लोग करा सकेंगे कोविड वैक्सीनेशन। संक्रमण की चुनौती से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की 3 बैठकें। कहा, दवा, इंजेक्शन और ऑक्सीजन की पर्याप्त उपलब्धता के लिए लगातार उठाए जा रहे हैं कदम। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली में आज रात 10 बजे से 6 दिन का लॉकडाउन। 26 अप्रैल तक सामान्य गतिविधियों पर रोक, लेकिन जरूरी सेवाएं रहेंगी जारी। दिल्ली में डीआरडीओ का 500 आईसीयू बिस्तर वाला कोविड केयर सेंटर भी आज से चालू। देश में पिछले 24 घंटे में 2,73,000 कोविड के नए मामले। अब तक 12 करोड़ 38 लाख से अधिक लोगों को लगाए गए कोविड टीके। कोरोना योद्धाओं के लिए केंद्र सरकार लाएगी नई बीमा योजना। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज बीमा पॉलिसी के तहत सभी दावों का 24 अप्रैल तक होगा निपटान। कोरोना की दूसरी लहर से पैदा हुई स्थिति पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की उद्योग जगत के साथ बैठक। हर हाल में जीवन और जीविका दोनों की रक्षा करने का दिया भरोसा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी कोरोना को लेकर राज्यों के पीठासीन अधिकारियों के साथ की बैठक। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के 6ठे चरण के लिए आज शाम थमा चुनाव प्रचार। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते चुनाव आयोग ने मतदान के 72 घंटे पहले प्रचार पर लगाई है रोक। 6ठे चरण में 4 जिलों की 43 सीटों पर 22 अप्रैल को डाले जाएंगे वोट। भारत में चल रहे दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला किया है। इसके मुताबिक देश भर में 18 साल से ऊपर के सभी लोग 1 मई से वैक्सीनेशन करा सकेंगे। केंद्र सरकार ने आज कोविड टीकाकरण अभियान के तीसरे चरण का ऐलान किया। तीसरे चरण में वैक्सीन की कीमत, खरीद, पात्रता और प्रशासन की भूमिका को ध्यान में रखते हुए कई अहम फैसले लिए गए हैं। टीकाकरण अभियान से जुड़े सभी हितधारकों की स्थानीय आवश्यकताओं के मुताबिक तीसरे चरण में कई बदलाव किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जितना जल्दी हो सके देश के अधिक से अधिक लोगों को कोविड का टीका लगाया जा सके। इसके लिए केंद्र सरकार 1 साल से कड़ी मेहनत कर रही है। देश में कोविड-19 के बढ़ते मामलों को लेकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 महत्वपूर्ण बैठकें की। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश भर के प्रमुख डॉक्टरों के साथ कोरोना की स्थिति पर चर्चा की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कोरोना वायरस महामारी के दौरान देश के प्रति अमूल्य सेवा के लिए डॉक्टरों, चिकित्सा और पैरामेडिकल कर्मचारियों की सराहना की। उन्होंने कहा कि जब देश कोरोना वायरस की दूसरी लहर का सामना कर रहा है, सभी डॉक्टर और हेल्थ वर्कर पूरी ताकत के साथ महामारी का सामना कर रहे हैं और लाखों लोगों के जीवन को बचा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने आवश्यक दवाओं की आपूर्ति, इंजेक्शन और ऑक्सीजन की पर्याप्त उपलब्धता के लिए कई अहम फैसले लिए हैं। राज्य सरकारों को इनके बारे में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में टीकाकरण को सबसे बड़ा हथियार बताया। उन्होंने डॉक्टरों से अपील की कि वो अधिक से अधिक लोगों को टीका लगाने के लिए प्रोत्साहित करें। साथ ही कोरोना से जुड़ी अफवाहों के प्रति भी लोगों को जागरूक करने की अपील की। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस कठिन दौर में लोग भय का शिकार ना बने। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि उचित इलाज के साथ साथ अस्पतालों में भर्ती मरीजों की काउंसलिंग पर भी जोर देना चाहिए। उन्होंने डॉक्टरों को अन्य बीमारियों के इलाज के लिए टेलीमेडिसिन का इस्तेमाल करने के लिए भी प्रोत्साहित किया। प्रधानमंत्री ने जिन छोटे छोटे शहरों में ज्यादा संक्रमण बढ़ रहा है, उन इलाकों में इलाज के लिए बुनियादी सेवाओं को तेजी से पहुंचाने पर भी जोर दिया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने देश के शीर्ष फार्मा कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ भी बैठक की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने देश में स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े हर पहलू पर चर्चा की।
इससे पहले दिन में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक महत्वपूर्ण बैठक की थी। बैठक में स्वास्थ्य मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। वहीं कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर दिल्ली में आगामी 26 अप्रैल सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन लगाया गया है। लॉकडाउन आज रात 10 बजे से लागू होगा और अगले एक सप्ताह तक चलेगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने डिजिटल पत्रकार वार्ता के दौरान दिल्ली में लॉकडाउन का ऐलान किया। इसके तहत 26 अप्रैल तक सामान्य गतिविधियां ठप रहेंगी, लेकिन जरूरी सेवाओं को छूट दी गई है। इसके तहत निजी दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को तवज्जो दी जाएगी। सरकारी दफ्तरों और जरूरी सेवाओं को पूर्ण कर्फ्यू से छूट रहेगी। मेडिकल इमरजेंसी को भी छूट हासिल होगी। लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सेवाओं की अनुमति होगी, लेकिन निजी कार्यालय और दूसरे प्रतिष्ठान जैसे दुकानें, मॉल, साप्ताहिक बाजार, निर्माण इकाइयां, शैक्षिक और कोचिंग संस्थान, सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट, बार, असेंबली हॉल, ऑडिटोरियम, सार्वजनिक पार्क, खेल परिसर, जिम, स्पा, सैलून, ब्यूटी पार्लर बंद रहेंगे। जो लोग कोविड-19 जांच या टीकाकरण के लिए जा रहे हैं उन्हें भी वैध आई कार्ड दिखाने पर छूट दी गई है। विवाह से संबंधित समारोह के लिए लोगों को आवाजाही की अनुमति होगी और किसी विवाह में 50 लोगों के शामिल होने की अनुमति दी जाएगी, लेकिन उन्हें शादी के कार्ड की सॉफ्ट या हार्ड कॉपी दिखानी होगी। अरविंद केजरीवाल ने प्रवासियों से अपील की है कि वो दिल्ली छोड़कर ना जाएं और कहा कि सरकार अच्छी तरह से उनकी देखभाल करेगी। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने घोषणा की है कि लॉकडाउन के दौरान मेट्रो की सेवाएं जारी रहेंगी। हालांकि समय में बदलाव किया गया है। दिल्ली मेट्रो की सेवाएं सुबह 8 बजे से सुबह 10 बजे तक और शाम 5 बजे से शाम 7 बजे तक जारी रहेंगी। ये सेवाएं 30 मिनट के अंतराल पर रहेंगी। हमारा हेल्थ सिस्टम अब बहुत ज़्यादा तनाव में है। मैं ये नहीं कहूँगा कि हमारा हेल्थ सिस्टम अभी कोलैप्स किया है, लेकिन आज हमारा हेल्थ सिस्टम बहुत ज़्यादा तनाव में है। तो आज रात को 10 बजे से अगले सोमवार को सुबह 5 बजे तक 6 दिन के लिए दिल्ली में लॉकडाउन लगाया जा रहा है। इस दौरान जाहिर है कि जो एसेंशियल सर्विसेज हैं वो जारी रहेंगी, खाने पीने की, मेडिकल व्यवस्थाओं की वो जारी रहेंगी। ये शादियों का सीज़न है, लोगों के बड़े मुश्किल से रिश्ते बनते हैं, हम उनके रिश्ते तोड़ना नहीं चाहते। तो लोगों की शादियां संपन्न हों, लेकिन केवल 50 लोगों के गैदरिंग के साथ संपन्न हो। पिछली बार जब देश में लॉकडाउन लगा था, हमने देखा कि किस तरह बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर अपने गांव जाने लगे थे। उनसे मैं खास तौर से हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूं, ये छोटा सा लॉकडाउन है, 6 दिन का, दिल्ली छोड़ के मत जाइएगा। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच केंद्र सरकार ने अस्पतालों में ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाने के लिए कदम उठाए हैं। केंद्र ने 9 खास उद्योगों को छोड़कर औद्योगिक मकसद के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति पर रोक लगा दी है, जिससे कोविड-19 मरीजों को ऑक्सीजन की आपूर्ति की जा सके। ये फैसला 22 अप्रैल से प्रभावी होगा। सभी राज्यों को भेजी गई चिट्ठी में केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा कि कोविड-19 के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी और इस कारण मेडिकल ऑक्सीजन की बढ़ती मांग के मद्देनजर केंद्र सरकार की तरफ से गठित उच्चाधिकार प्राप्त एक समिति ने औद्योगिक इस्तेमाल के लिए ऑक्सीजन आपूर्ति की समीक्षा की है। यह समीक्षा देश में मेडिकल ऑक्सीजन की मांग पूरी करने और लोगों की जान बचाने के मद्देनजर की गई है। इस समिति ने 22 अप्रैल से निर्माताओं और आपूर्तिकर्ताओं की ओर से औद्योगिक उद्देश्य के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति अगले आदेश तक प्रतिबंधित कर दी है। इनमें 9 विशिष्ट उद्योगों को छूट दी गई है। केंद्र की ओर से इस फैसले को लागू करने के लिए राज्यों से जरूरी निर्देश जारी करने को कहा गया है। इस बीच केंद्र ने देश के विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों में 162 प्रेशर स्विंग एडॉप्शन यानी PSA ऑक्सीजन संयंत्र लगाने की पहल की है। इनसे मेडिकल ऑक्सीजन क्षमता 154.19 मीट्रिक टन बढ़ जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि रेमडेसिविर दवा का उत्पादन दुगुना करने, बिना बाधा के ऑक्सीजन की आपूर्ति करने और कोविड-19 टीका मुहैया कराने के साथ साथ स्वास्थ्य ढांचे को बढ़ाने के लिए राज्यों की पूरी मदद की जा रही है। मंत्रालय ने इससे पहले 50,000 मीट्रिक टन चिकित्सा ऑक्सीजन के आयात के लिए टेंडर निकालने का फैसला किया था। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, दिल्ली और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में कोविड-19 के बढ़ते मामलों की वजह से ऑक्सीजन की मांग बढ़ रही है। वहीं रेलवे ने ऑक्सीजन की ढुलाई के लिए विशेष रेलगाड़ी चलाने की घोषणा की है। रेलवे देश भर में तरल चिकित्सा ऑक्सीजन और ऑक्सीजन सिलेंडरों की आपूर्ति के लिए ऑक्सीजन एक्सप्रेस भी चलाएगा। इसमें रेल मंत्रालय ने अब ऑक्सीजन सिलेंडर्स अथवा टैंकर्स को रेलवे के द्वारा
पहुंचाने का काम भी शुरू करने का निर्णय ले लिया है। सिलेंडर्स तो तुरंत शुरू कर दिए गए। जिस राज्य को अपने सिलेंडर्स रेल द्वारा पहुंचाने हो दूसरी जगह तक या लाने हो कोई दूर दराज की जगह से, रेलवे तुरंत उसको उपलब्ध कराएगी और ग्रीन कॉरिडोर उन ट्रेनों को चलाया जाए बिना कोई रोक के। हाई स्पीड पे ये फ्रेट ट्रेन्स को अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचाया जाए। केंद्र सरकार कोविड-19 योद्धाओं को नई बीमा पॉलिसी मुहैया कराएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से आज घोषणा की गई है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज बीमा पॉलिसी के तहत कोविड-19 योद्धाओं के सभी दावों का 24 अप्रैल तक निपटान किया जाएगा और उसके बाद उनके लिए एक नई बीमा पॉलिसी को प्रभावी बनाया जाएगा। मंत्रालय के मुताबिक नई व्यवस्था कोरोना 19 योद्धाओं को कवर करने के लिए मुहैया कराई जाएगी और इसके लिए मंत्रालय न्यू इंडिया एश्योरेंस से बातचीत कर रहा है। बीमा कंपनी ने अब तक 287 दावों का भुगतान किया है। इस योजना ने कोविड-19 से निपटने में मदद कर रहे स्वास्थ्य कर्मियों के मनोबल को बढ़ाने में अहम मनोवैज्ञानिक भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज की पिछले साल मार्च में घोषणा की गई थी और इसकी अवधि को 24 अप्रैल तक 3 बार बढ़ाया जाएगा। इसे स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया था ताकि कोविड-19 के कारण कोई घटना होने की स्थिति में उनके परिवार का ध्यान रखा जा सके। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत 50 लाख रुपए का बीमा कवर मुहैया कराया जाता है। भारत के नए मामलों में प्रतिदिन लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। संक्रमण के मामलों में लगातार 40वें दिन वृद्धि हुई है। पिछले 24 घंटों में 2,73,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं। इनमें महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, कर्नाटक, केरल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात और राजस्थान सहित 10 राज्यों में नए मामलों का 78% दर्ज किया गया है। नए मामलों के साथ संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 1,50,00,000 से अधिक हो गई है। करीब 25 लाख नए मामले बीते महज 15 दिन के भीतर सामने आए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में उपचार करा रहे मरीजों की संख्या भी 19 लाख से अधिक हो गई है। महाराष्ट्र में सबसे अधिक दैनिक नए मामले 68,631 दर्ज किए गए हैं। इसके बाद उत्तर प्रदेश में 30,566 और दिल्ली में 25,462 नए मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कल 1,619 लोगों की संक्रमण से मृत्यु हुई। इसे मिलाकर देश में इस संक्रमण से मरने वालों की संख्या 1,78,000 से अधिक हो गई है। आईसीएमआर ने कहा है कि पिछले 24 घंटों के दौरान 13,56,000 से अधिक कोविड नमूनों की जांच की जा चुकी है। अब तक देश में 26,78,00,000 कोविड नमूनों की जांच की जा चुकी है। वहीं कोविड संकट के बीच देश में कोरोना रोधी टीके लगाने का काम तेजी से जारी है। देश में अब तक 12,38,00,000 से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 24 घंटों के दौरान 12,30,000 टीके लगाए गए। इसे मिलाकर देश में आज सुबह तक 12,38,00,000 से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें 91 लाख से ज्यादा हेल्थ केयर वर्कर को पहली डोज और 57 लाख से ज्यादा को दूसरी खुराक दी जा चुकी है। इसी तरह 1,12,00,000 से अधिक फ्रंटलाइन वर्कर को पहली खुराक दी जा चुकी है। वहीं 55,32,000 से अधिक को दूसरी डोज दी जा चुकी है। 60 वर्ष से अधिक आयु के करीब 4,60,00,000 लोगों को पहली खुराक और 40,90,000 को दूसरी खुराक दी जा चुकी है। 45 से 60 साल आयु के 4,10,00,000 से अधिक लोगों को पहली खुराक दी जा चुकी है और 11 लाख से अधिक को दूसरी खुराक मिल चुकी है। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए बेड बढ़ाने का सिलसिला जारी है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ ने कोरोना मरीजों के इलाज के लिए दिल्ली कैंट में एयरपोर्ट के पास बने कोविड केयर केंद्र को दोबारा चालू कर दिया है। इसमें 500 बेड की व्यवस्था है। ये सभी आईसीयू बेड हैं। इस केंद्र को डॉक्टरों को सौंप दिया गया है। आज से यहाँ पर मरीजों की भर्ती शुरू हो गई है। अभी कुछ दिन यहाँ 250 बेड की व्यवस्था रहेगी और फिर उसके बाद 500 बेड मरीजों के लिए उपलब्ध होंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पीठासीन अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में विधानसभाओं के अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष और दूसरे प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। बैठक के दौरान देश में कोविड की स्थिति पर चर्चा की गई। इस दौरान ओम बिरला ने कहा कि विधायिका को और अधिक तत्परता से कर्तव्य को निभाना है।
साथ ही उन्होंने कहा कि कोरोना को रोकने के लिए हम सभी को सामूहिक रूप से युद्ध स्तर पर कार्य करने की जरूरत है। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि कोरोना संक्रमण में तेजी से देश के कई हिस्सों में स्वास्थ्य सेवाएं दबाव में हैं। अस्पतालों में बेड की कमी, ऑक्सीजन की कमी की सूचना मिलती रहती है। उन्होंने बैठक में शामिल हुए लोगों से कहा कि वो सभी मिलकर अपने अपने राज्यों के जनप्रतिनिधियों से, प्रशासन और सरकार से लगातार संपर्क करके जनता की कठिनाइयों को दूर करने की अपील करें। संकट की इस घड़ी में विधायिका को भी और अधिक तत्परता से अपने कर्तव्य को निभाना है। मेरा मानना है कि कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए हम सबको सामूहिक रूप से युद्ध स्तर पर काम करने की आवश्यकता है। साथियों, लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण होती है। हम जनता और सरकार के बीच सेतु का कार्य करते हैं। आज समय है कि हम पूरी एकजुटता और सामूहिकता की भावना से अपने कर्तव्यों का पालन करें तथा समाज और देश को इस आपदा से शीघ्र मुक्ति दिलाने में अपना योगदान दें। खबरें जारी हैं, लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। क्या आप जानते हैं कि राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस तथ्य पर निर्भर करता है? आपके विकल्प हैं: ए, राज्य का क्षेत्रफल, बी, राज्य की जनसंख्या, सी, ऊपर दिए दोनों तथ्य, और डी, दोनों में से कोई नहीं। सही जवाब देखिए आज रात 8:30 बजे सिर्फ संसद टीवी पर। कोविड-19 की दूसरी लहर से पैदा हुई स्थिति के बारे में आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उद्योग संगठनों के प्रमुखों से बातचीत की। वित्त मंत्री ने कोविड के कारण अर्थव्यवस्था को हो रहे नुकसान और बचाव के बारे में उद्योगों की राय जानी। निर्मला सीतारमण ने उद्योग जगत को विश्वास दिलाया कि सरकार हर हाल में जीवन और जीविका दोनों की रक्षा करेगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार राज्य सरकारों के सहयोग से इस बीमारी पर रोक लगाने के पूरे प्रयास कर रही है। और अब विधानसभा चुनाव से जुड़ी कुछ अहम खबरें। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के छठे चरण का प्रचार आज थम गया। चुनाव आयोग ने राज्य में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए मतदान के 72 घंटे पहले प्रचार पर रोक लगा दी है। इस चरण में 4 जिलों के 43 निर्वाचन क्षेत्रों में 22 अप्रैल को मतदान होगा। इस दौर में 27 महिलाओं समेत 306 उम्मीदवार मैदान में हैं। बीजेपी और टीएमसी सभी 43 सीटों पर, जबकि कांग्रेस 12 और सीपीएम 23 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। उत्तर प्रदेश के 20 जिलों में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण का मतदान आज संपन्न हो गया। कोविड के बढ़ते मामलों के मद्देनजर मतदान के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन किया गया। पंचायत चुनाव के लिए मतदान सुबह 7 बजे शुरू हुआ और शाम 6 बजे चला। मतदान के दौरान मतदाता मास्क और सामाजिक दूरी का पालन करते नजर आए। जिन जिलों में मतदान संपन्न हुआ उनमें लखनऊ, वाराणसी, आजमगढ़, इटावा, चित्रकूट, बागपत, मुजफ्फरनगर, गौतम बुद्ध नगर, बिजनौर, अमरोहा, बदायूं, एटा, मैनपुरी, कन्नौज, ललितपुर, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, लखीमपुर खीरी, गोंडा और महाराजगंज शामिल हैं। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव 4 चरणों में कराया जा रहा है। 15 अप्रैल को पहले चरण के तहत वोट डाले जा चुके हैं। अगले चरण के लिए 26 और 29 को मतदान होगा। वोटों की गिनती 2 मई को होगी। कोरोना महामारी के बीच भारत और संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्रियों ने आपसी सहयोग को और बढ़ाने का फैसला किया है। रविवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर और संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नाहयान के बीच अबू धाबी में हुई बातचीत के दौरान कोविड-19 महामारी और इससे अर्थव्यवस्था को हुए नुकसान का जायजा लिया गया। इस दौरान महामारी से अर्थव्यवस्था को निकालने पर भी विचार किया गया। दोनों नेताओं ने अफगानिस्तान सहित पूरे मध्य पूर्व की स्थिति पर भी चर्चा की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट के जरिए बातचीत का ब्यौरा देते हुए बताया कि संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं ने आश्वासन दिया है कि जो भारतीय कोविड-19 के कारण यूएई छोड़कर स्वदेश लौट आए थे
उन्हें कोविड महामारी के बाद रोजगार के लिए वापस लौटने की इजाजत दी जाएगी। इसके पहले संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्री इस साल 26 फरवरी को दिल्ली आए थे। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन अगले हफ्ते भारत की यात्रा पर नहीं आएंगे। बोरिस जॉनसन 25 अप्रैल को भारत आने वाले थे। बोरिस जॉनसन का दौरा रद्द होने की जानकारी भारतीय विदेश मंत्रालय ने दी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा है कि फैसला दोनों पक्षों ने आपसी सहमति से किया है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 की वर्तमान स्थिति को देखते हुए आपसी सहमति से निर्णय किया गया है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री अगले सप्ताह भारत यात्रा पर नहीं आएंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि दोनों पक्ष आने वाले दिनों में डिजिटल बैठक आयोजित करेंगे, जिसमें भारत ब्रिटेन संबंधों के लिए योजनाएं पेश की जाएंगी। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने मंगल ग्रह पर एक और बड़ी सफलता हासिल की है। नासा के छोटे से हेलीकॉप्टर ने सफलतापूर्वक उड़ान भर ली है। इंजिनिटी नाम का यह हेलीकॉप्टर नासा के परसिवरेंस रोवर के साथ मंगल पर पहुंचा था, जो लगभग 1 मिनट से थोड़े कम समय तक हवा में रहा। नासा ने इतिहास रचने वाली सफलता को बड़ी उपलब्धि बताया है। नासा का कहना है कि पहली बार ऐसा हुआ है जब किसी ग्रह पर एयरक्राफ्ट ने कंट्रोल्ड उड़ान भरी है। जाने माने कन्नड़ शब्दकोश लेखक और समालोचक प्रोफेसर जी वेंकट सुब्बैया का आज निधन हो गया। वेंकट सुब्बैया कई दिनों से बीमार चल रहे थे। वेंकट सुब्बैया का जन्म 23 अगस्त 1913 को मांड्या जिले के श्रीरंगपटना के गंजम गांव में हुआ था। पद्मश्री, कन्नड़ साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित वेंकट सुब्बैया ने करीब 12 शब्दकोश तैयार किए थे। वह वेंकट सुब्बैया के निधन पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शोक जताया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लिखा है कि कन्नड़ भाषा और संस्कृति के प्रणेता प्रोफेसर जी वेंकट सुब्बैया के निधन से दुखी हूं। उन्होंने अपनी कृतियों के माध्यम से लोगों को शिक्षित किया है। वहीं उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने लिखा है कि प्रसिद्ध व्याकरणविद और लेक्सियोग्राफर वेंकट सुब्बैया के निधन के बारे में जानकर दुखी हुआ हूं। कन्नड़ साहित्य में योगदान के लिए वो हमेशा याद किए जाएंगे। शोक संतप्त परिजनों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक व्यक्त करते हुए लिखा है कि वेंकट सुब्बैया एक प्रसिद्ध लेखक और विचारक थे। उन्होंने कन्नड़ को लोकप्रिय बनाने के लिए अथक प्रयास किए। उन्होंने कई युवाओं को प्रेरित किया। उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति संवेदना। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे आप देख सकते हैं हमारा खास कार्यक्रम देश देशांतर, जिसमें बात कोविड-19 और अस्पताल प्रबंधन की। और अब चलते चलते एक बार फिर आपसे अपील, कोविड मरीजों की संख्या फिर बढ़ रही है। संसद टीवी आपसे अपील करता है कि आप कोई भी कोताही ना बरतें, सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से अधिक आयु के लोग बेहिचक टीका लगवाएं, सुरक्षित रहें और 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही अपने हाथों को बार बार धोएं, अपने मुंह को भी साफ रखें। अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।